for UPSC CSE on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, हियर इज स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has come up with Unlock 20, now flat 20% off. Unlock 20% off on all UPSC subscription using educator code ARPITA10 ARPITA10 from March 14th till 16th of March. Also, Unacademy has come up with Unacademy Lite, in which prelims and CSAT test series will be made available, along with 50,000 plus enrollments have already been done. The price is inclusive of 10% educator code on 6-month subscription and 12-month subscription for the year 2022 and 2023 prelims. So use the code ARPITA10 to get 10% discount. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। देखिए, जब भी हम बात करते हैं क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को समझते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी आता है, जो चैलेंज के रूप में आता है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे इसका नाम ही है, यानी कि ऐसे तरीके से किया गया क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की कोई भी सीरीज़ जिसमें प्रॉपर मैकेनिज्म होता है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये होता है। बैकड्रॉप में ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे स्ट्रक्चर्स काम करते हैं जिसमें एक नेक्सस काम करता है, उसी को हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। और इसका सीरियस जो गोल होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, वो हमेशा ही सब्सटेंशियल प्रॉफिट या कमर्शियल गेन होता है, रेदर देन किसी तरीके के पॉलिटिकल एजेंडा को या प्रोपोगेंडा को फैलाना। तो इसीलिए ये बेसलाइन डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, जो कि इसे टेररिज्म से अलग बनाता है। हाउएवर, ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस और केसेस सामने आते हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म बहुत मिलते जुलते एक्टिविटी के साथ काम करते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल लेफ्ट में है और टेररिज्म बिल्कुल राइट की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो सेंटर है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म मिक्स हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ किसी न किसी तरीके की आइडियोलॉजी से चलती हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमेशा सब्सटेंशियल प्रॉफिट पर या कमर्शियल गेन पर काम करता है। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज डिफाइंड एज दोज इन्वॉल्व्ड और नॉर्मली वर्किंग with others in continuing serious criminal activities for substantial profit elsewhere. मेन जो कारण है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, वो प्रॉफिट मेकिंग या कमर्शियल गेन ही होता है। ये आपको बात डेफिनेटली याद रखनी है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स ऑल्सो वर्क टुगेदर, और एक पूरा नेक्सस और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है। जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनीज या ट्रांसनेशनल कंपनीज, TNCs और MNCs को देखते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, हिरार्किकल लेवल होता है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी ये हिरार्किकल लेवल देखने को मिलता है। So organized criminals that work together for the duration of a particular criminal activity or activities are what we call as the organized crime groups. और इनको कई बार organized crime groups को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिसमें माफियाज का भी नाम आता है, गैंग्स का नाम आता है, शूटर गैंग्स, और फिर फर्दर आप डिवीजन को और कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम, कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी कौन सा क्राइम किया जा रहा है। सो इनके जो ग्रुप स्ट्रक्चर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। सो द कोर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटी इज़ द सप्लाई, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऑलमोस्ट 60-70% ज़्यादातर जो काम होता है वो इलीगल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ही होता है, जिसको स्मगलिंग भी कहते हैं। टू काउंटलेस नंबर ऑफ सिटीजन्स, कस्टमर, जैसे मान लीजिए हैश है या मेथ है या इस तरीके के कोई ड्रग्स हैं, उनका जो मार्केट है उसको बढ़ाना और पोटेंशियल कस्टमर्स को इलीगल सब्सटेंसेस को बेचना, और उससे जो प्रॉफिट आता है अपने कमर्शियल गेन के लिए यूज़ करना ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा किया जाता है। इसमें इलेजिटिमेट मेथड्स भी आते हैं, जिसमें मोनोपोलाइजेशन आ सकता है। यानी कि सपोज कीजिए एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है ड्रग्स की, स्पेशली यूथ में। अब वैसे तो वो इलीगल है, बट बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्लेयर्स आ जाते हैं मार्केट में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का यूज़ कर ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स को ड्रग सप्लाई करते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में, उस मार्केट में अगर मान लीजिए 3 या 4 ऐसे प्लेयर्स हैं, तो उन 3 या 4 प्लेयर्स में से केवल एक ही प्लेयर रह पाएगा, और उसी को हम कहते हैं मोनोपोलाइजेशन, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी देखने को मिलता है। और इसीलिए कई बार गैंग वॉर्स और इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। टेररिज्म भी इसका एक पार्ट है, बट टेररिज्म प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है। टेररिज्म का कुछ पार्ट या कभी ना कभी किसी न किसी तरीके की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी लग सकती है, बट ये कहना कि सारा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये सही नहीं होगा। एक्सटॉर्शन
टैक्स इवेजन, टू ड्राइव आउट और कंट्रोल लॉफुल ओनरशिप एंड लीडरशिप, या इलीगल प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना जनता से, ये सभी पार्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का आता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फर्दर टाइप्स हैं, इसके टाइप्स को एक एक कर समझते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज क्राइम में टाइप देखने को मिलता है वो है ड्रग अब्यूज़ और ड्रग ट्रैफिकिंग का। ये सबसे ज़्यादा सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिससे हमारे ही देश नहीं बल्कि जितने भी देश हैं, वेस्ट में भी, यूरोप में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी, जो मैक्सिको या पनामा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी इससे ज़्यादा जो सरकारें हैं वो बहुत परेशान हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे पावरफुल और एक सबसे प्राइम या सबसे ज़्यादा जिसकी फॉर्म है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में आता है। तो अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर 100% एक यूनिट की तरीके से काम करता है, तो उसमें 50 से 60% ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग अब्यूज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। ऑल्सो अगर जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का जो पार्ट है वो काफ़ी नज़दीक है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में। देखिए, जो गोल्डन ट्राइंगल है असल में एक क्षेत्र है जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है। यहाँ पर ओपियम प्रोड्यूसिंग मार्केट्स हैं, ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, वहाँ से इलिसिट मार्केट बनती है। भारत देश क्योंकि काफ़ी पास है म्यांमार और लाओस और थाईलैंड के, इनफैक्ट हमारी बाउंड्री भी है म्यांमार से, तो ये गोल्डन ट्राइंगल की वजह से समस्या आती है ड्रग ट्रैफिकिंग की भी, एज एन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एंड ऑल्सो एज एन एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज। बिकॉज जहाँ जहाँ पर भी बॉर्डर्स थोड़े बहुत भी पोरस होते हैं, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ये ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है। प्लस इंडिया को अगर आप देखें म्यांमार की साइड से, यानी कि गोल्डन क्रिसेंट की साइड से अगर हटा भी दें, तो जो गोल्डन ट्रायंगल की साइड से अगर हटा भी देते हैं, तो जो गोल्डन क्रिसेंट है, गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ मार्केट्स को जो एक तरीके से क्रिसेंट शेप बनाते हैं। यहाँ पर भी इलिसिट ड्रग एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली ओपीएम को लेकर। और ये मार्केट से के बीच में एक तरीके से आप देख सकते हैं इंडिया की लोकेशन म्यांमार ईस्टर्न तरफ हो जाता है जहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल आया है, और गोल्डन क्रिसेंट हो जाता है थोड़ी वेस्ट की तरफ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर और ईरान की तरफ। तो भारत काफ़ी बीच में स्थित है, और इसी की वजह से भारत के अंदर आप देखेंगे काफ़ी बार इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं जहाँ पर इलिसिट मार्केट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चलती है, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़े लेवल पर होता है। एंड आपको गोल्डन ट्रायंगल में ये भी याद रखना है कि नॉट जस्ट इंडिया बट गोल्डन ट्रायंगल जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड वाला जो इलाका है जहाँ पर ये ओपियम की प्रोडक्शन होती है, इनफैक्ट इसको यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे मार्केट्स में भी बेचा जाता है। इसमें ज़्यादातर 5 सब्सटेंसेज आते हैं, और इंडिया के केस में तो ये 5 आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हेरोइन, उसके बाद आता है हैश जिसको हशीश भी बोला जाता है, ओपियम आता है, कैनबिस आता है और मेथक्यूलिन भी आता है। अब दूसरा जो टाइप आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में वो आता है स्मगलिंग का। ये ड्रग्स से, देखिए जब भी ड्रग्स का ट्रैफिकिंग होगा तो उसके साथ स्मगलिंग भी जुड़ा होगा, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक चीज़ पर काम नहीं करता है, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बोला जाता है। इनफैक्ट जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज या ट्रांसनेशनल कंपनीज कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, कोई सर्विस देती हैं, तो एक प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्शन जुड़ा है, मार्केटिंग जुड़ा है, एडवर्टाइजिंग जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी एक पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्टिविटी को करने के लिए फर्दर और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जुड़े रहते हैं। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, ड्रग ट्रेड के लिए स्मगलिंग भी जुड़ा हुआ है, फिर उससे सेक्स ट्रैफिकिंग भी जुड़ा होगा, और ये ऐसे ही चलता है। तो स्मगलिंग की जब हम बात करते हैं, इसमें हर तरीके के जितने भी इलीगल ऑपरेशंस होते हैं, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस इनको बोला जाता है, जिसमें अनरिकॉर्डेड ट्रेड शामिल होता है, वो होता है। इसमें ड्रग्स आ सकते हैं, इसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी आ सकते हैं, ऑर्गन्स आ सकते हैं स्मगलिंग में। एंड ऐसे ड्रग्स जो इलीगल हैं, ऐसे फार्मास्यूटिकल केमिकल्स जो इलीगल हैं, जिनको वैसे ट्रेड नहीं किया जा सकता, सरकार की निगरानी होती है जिसके ऊपर, वो भी स्मगलिंग में यूज़ किए जाते हैं, और एक मेजर इकोनॉमिक ऑफेंस है। ऐसा इसलिए है बिकॉज स्मगलिंग में डायरेक्ट कमर्शियल गेन होता है, और ये कमर्शियल गेन और जो पैसा है इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता सरकार द्वारा अगर ये जो नेक्सस है ये बस्ट नहीं होता। और इसलिए सरकार को इकोनॉमिक पॉलिसीज या जो फिस्कल पॉलिसी वो बनाते हैं उसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बिकॉज अगर 100 रुपीज़ सपोज कीजिए को याद रखकर सरकार ने पॉलिसी बनाई, और इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन हुआ या जो पैसा आया वो इनडायरेक्ट तरीके से, गलत तरीके से, इलिसिट मनी 200 रुपये हो जाता है, तो 100 रुपीज़ का जो ये फिस्कल पार्ट हो जाता है, सरकार इसको नहीं ट्रैक कर पाती। इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर तीसरा टाइप आता है मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार जिसको कहा जाता है। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। इंडिया के केस में जब भी हम बात करते हैं अरब कंट्रीज़ में और सोमालिया के आसपास का जो इलाका है, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका का जो पार्ट है,
उसमें ज़्यादातर हवाला कारोबार चलता है। इसको हेवाला भी कई बार बोला जाता है और हवाले यानी कि पर्शियन में भी बोला जाता है। इसमें होता है ये कि एक तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट ही है। इसमें मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक एजेंट दूसरे अपने एसोसिएट को जो दूसरे देश में है उनको बोलकर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और बीच में कमीशन जो होता है उसको यूज़ करते हैं, और इससे आप देखेंगे कि एक तरीके से बैकग्राउंड इकोनॉमी चलती रहती है। टैक्स इवेजन की बात, ब्लैक मनी की बात, वॉयलेशन ऑफ एक्सचेंज रेगुलेशंस, ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार में होते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है तो स्मगलिंग भी होगी, और स्मगलिंग के साथ साथ किसी न किसी तरीके से कमर्शियल गेन जो इतना सारा होता है उसको छुपाने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको करने के लिए भी हवाला कारोबार यूज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे कि एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काम नहीं करेगा, एक साथ 2 या 3 या इनफैक्ट 4 भी एक साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेररिज्म एंड नार्को टेररिज्म। देखिए वैसे टेररिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको याद रखना है कि टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक्टिविटी डायरेक्टली नहीं आती है, यानी कि डायरेक्ट कैटेगरी में नहीं आता टेररिज्म। आतंकवाद जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से अलग इसलिए है बिकॉज ज़्यादातर आतंकवाद जो है वो पॉलिटिकली या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या आइडियोलॉजी के साथ काम करता है, और पैसा कमाना या कमर्शियल गेन्स उसका प्राइम फोकस नहीं होता है। दो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी फंड करने के लिए बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स को पैसे की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो नार्को टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सहारा लेते हैं। बट सारा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे क्राइम्स हो गए, किलिंग्स, रेप, किडनैपिंग, गन रनिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे जो क्राइम्स हैं, उनमें अक्सर ये देखा जाने लगा है हाल ही के 5 से 10 सालों में कि अब टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपस में एक साथ ज़्यादा काम करने लगे हैं। बिकॉज किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो, बड़े लेवल पर स्केल करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, और टेररिज्म, नार्को टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक साथ काम करके कमर्शियल गेन को यूज़ करके अपना प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स का भी पार्ट आता है। देखिए जो ऑफेंस का मर्डर है, अगर आप आईपीसी इंडियन पीनल कोड का बियर एक्ट देखेंगे तो उसमें जो सेक्शन 302 है वहाँ पर डायरेक्टली बताया गया है दैट इट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। बट होता यह है कि जो मर्डर केसेस का जो कन्विक्शन रेट है वो हमारे देश में ऑलमोस्ट अराउंड 38% यानी कि 40% से भी कम है, और उसमें भी जब हम मर्डर केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की बात करते हैं तो चांस ऑफ डिटेक्शन जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लोग करते हैं या जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को यूज़ करते हैं, नॉट फॉर देयर जस्ट फॉर देयर कमर्शियल गेंस, बट ऑल्सो कि वो मोनोपलाइजेशन को मार्केट में स्थापित कर सकें। सपोज कीजिए अगर 4 माफिया ग्रुप्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के ड्रग मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन चारों में से केवल एक ही मोनोपोली को काम करके रखेगा और बाकी के 3 एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर यूज़ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स का होता है। And also the method adopted in contract killing is by engaging a professional gang for a monetary consideration, यानी कि अगर A को B से डायरेक्टली अगर उसका मर्डर नहीं करना है और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, जो कि अक्सर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है, जो कि गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, बट वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सहारा लिया जाता है बिकॉज चांस ऑफ डिटेक्शन भी कम हो जाता है और कन्विक्शन रेट मर्डर के केस 40% से भी कम है। तो ये गलत है, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी एक टाइप का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है। फिर जो नेक्स्ट टाइप आ जाता है वो आता है किडनैपिंग, वसूली के लिए या रैंसम जिसको बोला जाता है, जिसमें ये भी खाली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है फॉर इन दी अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स, एंड देयर आर सेवरल लोकल एज वेल एज इंटरस्टेट गैंग्स जो कि इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इंटरस्टेट गैंग्स भी हैं, नेशन वाइड गैंग्स भी हैं, बिकॉज इसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड डायरेक्ट तरीके से मिलता है, और मेन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो गोल है वो पैसा कमाना होता है। उसके बाद इलीगल इमिग्रेशन भी एक पार्ट है, जिसमें हवाला कारोबार या जो मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है वो भी जुड़ा रहता है। अब देखिए अगर हम इंडियंस की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ इंडियंस हु आर वर्किंग अब्रॉड एंड पर्टिकुलरली इन दी अदर रीजन्स लाइक नॉर्थ अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, और ऐसे पूरे सिनेरियो में काफ़ी ऐसे नौजवान यंग जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं और अच्छी जॉब्स करना चाहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहते हैं। बट उसी की वजह से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पर भी बढ़ रही हैं बिकॉज इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें एक और पार्ट आता है जिसको डमी मैरिजेस भी कहा जाता है, इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि बस इमिग्रेशन मिल जाए बाय एनी मीन्स, और इसी वजह से काफ़ी ऐसे नौजवान हैं, काफ़ी ऐसे यंग लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं और उनकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है।
इसमें फिर एक्सटॉर्शन जुड़ जाता है, इनफैक्ट कई बार कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स भी जुड़ जाती हैं इलीगल इमिग्रेशन में, एंड देयर आर लार्ज स्केल माइग्रेशन इज फोस्टर्ड बाय द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड ऑल्सो हायर वेज लेवल्स इन द फॉरेन लैंड्स, जिसका कारण इमिग्रेशन लोग सोचते हैं और फिर इमिग्रेशन की वजह से गलत इलीगल इमिग्रेशन में फंस जाते हैं, और ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक पार्ट है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक और पार्ट भी प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट है, जिसको सेक्स रैकेट भी कई बार बोला जाता है, विच इज ट्रेडिंग इन सेक्स एंड गर्ल रनिंग, विच इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस एज फार एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज कंसर्न, बिकॉज हम जब इसे प्रॉफिटेबल कह रहे हैं, हम इसको कोई एथिकल या मोरल पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। इसको अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में प्रोस्टिट्यूशन की वजह से कितना ज़्यादा ये पैसा कमाते हैं ये बड़े बड़े क्रिमिनल ग्रुप्स। इसीलिए आप देखेंगे कि स्पेशली जो रशिया का जो इलाका है जो यूरोप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि ऑलमोस्ट ईस्टर्न रशिया जो है, उसके पास का जितना भी रीजन है वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा रहता है। वो इसका मेन सेंटर हब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग में गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया था। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के हमने टाइप्स को समझा, बट प्रॉब्लम क्या है, क्यों सरकार इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती, नॉट जस्ट इन इंडिया बट बाकी के जो देशों की सरकार हैं वो इसे अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई हैं, और ये अभी भी क्यों थ्राइव कर रहा है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल किया जाता प्रॉपर तरीके से तो ये ऑर्गेनाइज नहीं इनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो चुका होता। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लीगल स्ट्रक्चर में इनएडिक्वेसी है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को कॉम्बैट करने के लिए। जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो दो हमारे पास काफ़ी सारे CRPC IPC वगैरह है, बट कोई पर्टिकुलर स्पेशल लॉ नहीं है जिससे हम डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ सकें। बीइंग कंटिन्यूइंग कंस्पिरेसी, द इंसिडेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आर डेल्ट अंडर द जनरल कंस्पिरेसी लॉ एंड रेलिवेंट स्पेशल एक्ट्स। अब जैसे IPC को अगर आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, बट प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए लॉ जो है स्पेशल लॉ नहीं है हमारे पास। जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो इनएडिक्वेट हो जाता है बिकॉज इट टारगेट्स इंडिविजुअल्स एंड नॉट क्रिमिनल ग्रुप्स एंड क्रिमिनल इंटरप्राइजेस। और जब इंटरप्राइजेस या ग्रुप्स को टारगेट नहीं किया जाएगा तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से काफ़ी लोग बच जाते हैं क्रिमिनल ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं। एंड कंस्पिरेसीज आर हैज्ड इन डार्कनेस एंड प्रूविंग देम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज़ अ वेरी हरक्यूलिन एंड अ डिफिकल्ट टास्क। काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है। इनफैक्ट इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनाई गई हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जाती हैं। एक और बड़ा पार्ट ये भी आता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर एक इंडिविजुअल किसी बड़े MNC जो प्रॉपर तरीके से काम करता है उसके खिलाफ अगर केस भी करते हैं फॉर एनी गुड रीज़न, वो इतना मुश्किल होता है। बट अब सोचिए अगर एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स जिनके लिए कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, अगर उनके खिलाफ कोई केस करता है तो जो प्रोसेस होगा प्रूफ को ऑब्टेन करने का वो कितना मुश्किल हो सकता है, इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है टू सर्टेन पार्ट। और ये हियरार्किकल तरीके से काम करते हैं, यानी कि आप देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे मान लीजिए जो सेक्स ट्रैफिकिंग हो रहा है उसमें पिम्स इन्वॉल्व हैं, उसमें मडाम्स इन्वॉल्व हैं, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वहाँ पर डीलर्स इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी आप देखेंगे हियरार्किकल स्ट्रक्चर है। फिर किंग पिन आ जाते हैं और ऊपर की तरफ ये जो ट्राइंगल है ये बढ़ता रहता है। सो नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी क्रिमिनल ग्रुप की चपेट में आता है, वो अगर कोर्ट में प्रूफ करना चाहते हैं तो जो ऑब्टेनिंग ऑफ प्रूफ है ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। द विटनेस आर नॉट विलिंग टू डिपोज फॉर फियर ऑफ देयर लाइव्स। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें मार न दिया जाए ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स या क्रिमिनल ग्रुप्स द्वारा। और ये जो पार्ट है कि देयर इज़ नो लॉ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द विटनेस, दो कुछ केसेस में प्रोवाइड की जाती है प्रोटेक्शन, बट नॉर्मल व्यक्ति इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो ज़्यादातर इससे घबराता है और डरता है। द इन्फॉर्मर्स आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड लाइक सम काइंड ऑफ स्टिग्मा इज अटैच्ड टू बीइंग एन इन्फॉर्मर। और काफ़ी बार इनफैक्ट मूवीज़ में भी देखेंगे कि जो भी प्रूफ कोई लाता है या कोई भी मान लीजिए कोई विटनेस है तो उनको लाइफ का कितना खतरा रहता है। उसके बाद जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कम करने के लिए, तो देखिए रिसोर्स, देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्स एंड ऑल्सो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो जो पुलिस है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेज, देयर प्रोसिक्यूशन एंड द सेटिंग ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। बट ज़्यादातर स्टेट्स के पास उतना पैसा या उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाते अपने पुलिस ऑफिशियल्स को। और क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पुराना और आउटडेटेड रह जाता है।
तो जो गहरे टॉपिक्स होते हैं लाइक क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो नॉर्मल पुलिस पर्सनल्स को नहीं पता होते ऑन द ग्राउंड रियलिटी, स्पेशली उन पुलिस पर्सनल्स को जिनको ग्राउंड रियलिटी पर काम करना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। और जब ट्रेनिंग नहीं होगी प्रॉपर तो फिर रिजल्ट्स भी प्रॉपर नहीं आ पाते। अनदर रीजन इज ऑल्सो कि कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा लैक है। इंडिया में कोई एज सच प्रॉपर नेशनल लेवल एजेंसी नहीं है दैट कैन कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट एंड सिटी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल लेवल एजेंसीज हैं बट नेशनल लेवल एजेंसी जो स्टेट और सिटी पुलिस जो है उनसे कोऑर्डिनेट कर सके, ऐसी एज सच अभी तक इंडिया में नहीं है कोई भी एजेंसी। There is no agency to collect, collate, analyze, document and function as a central exchange of information relating to international and interstate gangs operating in India and abroad. अब देखिए, इंडिया के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो क्राइम को फाइट कर रही हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो काम कर रही हैं, बट ऐसी एजेंसी जो नेशनल लेवल पर भी हो और स्टेट और सिटी पुलिस से भी कोऑर्डिनेट करे, ऐसा नहीं है इंडिया में भी। Similarly, there is no system of sustained pursuit of selected gangs at the national and state level, और इसलिए जब भी किसी तरीके का केस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आता है या मीडिया में उसको बहुत पोर्ट्रे किया जाता है, तभी उसके पीछे एजेंसी द्वारा ज़्यादा एक्शन दिखाया जाता है, बिकॉज देर इज़ नो सच सस्टेन्ड परस्यूट। ये सस्टेन्ड परस्यूट की जो बात है, यानी कि किसी गैंग को आपको परस्यू करना ही है, भले ही उन्होंने आज से 5 साल पहले किसी तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटी किया हो या 20 साल पहले, बिकॉज जब तक उस गैंग को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया जाएगा, उस क्रिमिनल ग्रुप को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बैकड्रॉप में बिहाइंड द सीन्स चलता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, देयर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड बिटवीन वन स्टेट गवर्नमेंट एंड अनदर स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए कोई एक स्टेट है जिसका नाम है स्टेट ए और दूसरी स्टेट है स्टेट बी, और यहाँ पर इंटर स्टेट किडनैपिंग ग्रुप्स या इस तरीके की गैंग्स काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का पार्ट तो आता ही है, बट ये भी हो सकता है कि स्टेट ए और स्टेट बी में दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें हैं जिनका अलग अलग पॉलिटिकल परसेप्शन है। उस केस में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो देयर इज अ क्रिमिनल, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, एंड देयर हैज बीन अ रैपिड स्प्रेड एंड ग्रोथ ऑफ क्रिमिनल गैंग्स लाइक आर्म्ड सेनाज, ड्रग माफियाज, स्मगलिंग गैंग्स, ड्रग पेडलर्स बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक लॉबिस्ट्स इन द कंट्री, जिन्होंने केवल 1 या 2 साल से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट नहीं है, जो कि सालों से, दशकों से इनफैक्ट इसका पार्ट है। और इन्हीं सिंडिकेट्स और इन्हीं ग्रुप्स की वजह से इनके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हो जाते हैं फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। देयर आर ऑल्सो मैनी गैंग्स इन दी, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, लाइक बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला रीजन जो है, which also enjoy patronage of local level politicians cutting across party lines। और इसी को फिर क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स भी बोला जाता है। दो अभी कम हो रहा है, बट इसकी प्रेजेंस को नकार देना ये गलत होगा। ऑल्सो देर इज वन थिंग नोन एज डुअल क्रिमिनलिटी। देखिए, जो क्राइम सिंडिकेट्स हैं वो नेशनल बाउंड्रीज की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ा पार्ट रहता है कमर्शियल गेन। जब तक उनके पास पैसा आता है, मनी आता है, उनके लिए अच्छा रहता है। सर्टेन क्राइम्स, पर्टिकुलरली ड्रग ट्रैफिकिंग, आर प्लान्ड इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे पार्ट में वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसका एक बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मैक्सिको, पनामा वाला जो रीजन है, नॉर्थ का जो रीजन है, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, उसमें नॉर्दर्न जो पार्ट है, विच गोज बैक टू इनफैक्ट कैनेडा एंड सम पार्ट ऑफ यूएसए। तो एक जगह पर इसको प्लान बनाया जाएगा और दूसरी जगह पर एग्जीक्यूट किया जाता है। डुअल क्रिमिनलिटी में होता ये है कि दो जो देश हैं उनके अलग अलग लीगल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर 2 देशों से ज़्यादा हैं तो और अलग अलग लीगल स्ट्रक्चर्स होंगे, लॉज अलग अलग होंगे। तो जो एक देश में जिसको क्राइम माना जाता है, हो सकता है दूसरे देश में उसको क्राइम ना ही माना जाता हो या उसकी डेफिनेशन अलग हो। एंड टू इलस्ट्रेट दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ क्राइम इन द यूएसए एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज बट नॉट इन इंडिया। अब इसको प्रूव करने के लिए इतना समय लगता है कि जब तक क्राइम प्रूव होता है और सज़ा देने की बात तक पहुंचती है पूरा प्रोसेस, जब तक ये जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं ये अपना फ़ायदा और कमर्शियल गेन कर लेते हैं। ऑल्सो देर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ, एज ए टोल्ड यू अर्लियर। इंडिया के अंदर प्रॉपर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए लॉ नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड ग्रुप्स के लिए लॉ नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए डेफिनेटली लॉ है, आईपीसी में भी, सीआरपीसी में, लेकिन वो काफ़ी स्कैटर्ड है। एंड इसीलिए कई बार बात भी की जाती है कि आईपीसी को वापस रिवाइज किया जाएगा। ऑल्सो देर इज़ एन एनोनिमिटी ऑफ लीडरशिप। ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में काम करते हैं। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक पिरामिडल या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की तरह होता है, जिसमें नीचे पेडलर्स होंगे और सबसे ऊपर की तरफ या एसोसिएट्स होंगे जो ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े हुए हैं, और सबसे ऊपर होंगे किंग पिन्स।
लेकिन ये जो ग्रुप्स होते हैं इस तरीके के, इनमें जो ऊपर की तरफ लोग हैं, यानी कि जो किंग पिन्स हैं, जो एक्चुअल सेंस में इतने बड़े लेवल के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, वो बार बार अपनी लीडरशिप को चेंज करते हैं, अपनी कंट्रीज़ को चेंज करते हैं, अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो उन्हें पकड़ नहीं पाती हैं और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो पाती। प्लस अगर इंडिया के केस में बात करें तो देखिए ऐसा कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो कि स्टेट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करे और फिर एक साथ ऑर्गेनाइज क्राइम को कॉम्बैट करे। ये भी एक बड़ा कारण है। सेंट्रल एजेंसी की प्रेजेंस है, बट ऐसी सेंट्रल एजेंसी जो स्टेट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करे, ऐसा नहीं है। As I also told you earlier, transnational presence is also one of the thing that some of the crimes are planned outside the country। और इंडिया का जो टेरेन है और इंडिया के नेबरहुड का जो टेरेन है, चाहे वो गोल्डन क्रिसेंट हो, चाहे वो गोल्डन ट्रायंगल हो, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स आराम से रहते हैं और फॉर देम इट इज़ अ सेफ हेवन जहाँ पर ये अपने सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। अगर इंडिया के केस में हम बात करते हैं, जुडिशरी के पास 3 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, विच शोज द पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब इसकी वजह से जस्टिस बहुत धीरे मिलता है, पुअर इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस द्वारा बिकॉज प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, विच ऑल्सो गिव्स द अपॉर्चुनिटीज टू दीज ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम एज दे वांट। अब बात करते हैं कुछ सजेशंस की कि क्या किया जा सकता है अगर इसको ठीक करना है। तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी को इस्टेब्लिश करना चाहिए सरकार को, जिसके वजह से वो ऐसी सेंट्रल एजेंसी हो जो स्टेट से और सिटी पुलिस या जो सिटी से रिलेटेड या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ काम कर सके और सस्टेन्ड तरीके से काम करे। ऐसा नहीं कि आज केस है या 2 साल से अगर केस चल रहा है तो उन्हीं क्रिमिनल ग्रुप्स के खिलाफ काम किया जाए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, बल्कि उनके खिलाफ भी की जाए जो हमेशा से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं या जिन्हें काफ़ी समय हो चुका है। बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का प्रिंसिपल टू सर्वाइव ये है कि जितनी ज़्यादा समय होता है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी या ग्रुप को, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है। इसलिए सस्टेन्ड एफर्ट्स को करना चाहिए सरकारी एजेंसीज को, जिससे उसे खत्म किया जा सके क्रिमिनल ग्रुप्स को। इंप्रूविंग इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स आर डन एनोनिमसली। और ये जो एनोनिमिटी है, ये जो छुप कर काम करने की ये जो सीक्रेसी है, कैन ओनली बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग लोकल इंटेलिजेंस। प्लस बड़े बड़े लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग जब होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन और उनके साथ कोऑपरेशन सरकार का और सिविल सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा नीडेड है टू कर्ब क्राइम्स विद नो बॉर्डर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू द स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि वो अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और इंप्रूव कर सकें और स्ट्रॉन्ग कर सकें। प्लस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके पुलिस ऑफिशियल्स को जो कि ग्राउंड रियलिटी पर इन्वेस्टिगेशन को खत्म करते हैं। The police department should also made truly independent to deal with organized criminals because अगर ये इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी प्रॉपर तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जो होता ही रहेगा। Separating law and order functions and investigation functions of the police is also one important thing, and unemployment should be reduced by giving priority to job creation and skill development, जिससे जो यूथ है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जो एम्प्लॉयड नहीं है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो फिर जो नेगेटिव या इलीगल तरीके से इलिसिट मनी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, फिर वो उसका पार्ट बनते हैं। अब समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच में क्या क्या लिंकेजेस हैं। देखिए, 2 टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अलग अलग हैं, बट ये एक लेवल पर एक साथ तब काम कर सकते हैं जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए फंड्स की कमी हो जाती है। तो फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसमें फेक करेंसी आ सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ सकता है, वेपन्स ट्रेड आ सकता है, ड्रग ट्रेड आ सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग आ सकता है। तो अगर आप अर्ली 2000s में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके काम करने के तरीक़ों को देखेंगे और 2020 या 2015 के बाद से देखेंगे तो काफ़ी चेंज आया है। पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या टेररिस्ट ग्रुप्स जिस तरीके से काम करते थे वो काम होता था हमेशा किसी आइडियोलॉजी के साथ चलना, बट 2015 के बाद से ये जो पार्ट हुआ है, जो ऑलमोस्ट 6 से 7 सालों का जो पीरियड रहा है पिछले, इस बार देखेंगे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के साथ चलने लगी हैं। सो एज टू कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटी अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड एज आई टोल्ड यू, एंड इन ऑर्डर टू एंगेज इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कैन बी फंडेड ईजिली। इसीलिए काफ़ी टेररिस्ट अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इससे पैसा जनरेट होता है और उस मनी से दे कैन फंड देमसेल्व्स, दे कैन फंड द एंटायर टेररिस्ट ऑपरेशंस, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर प्रोस्टिट्यूशन, फेक करेंसी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग काम करता है।
Plus, due to the transnational nature of organized crime, they host the terrorists and create opportunities for their growth in new areas. Now, terrorist groups can also use the established network of organized criminal groups for the transfer of money, और ये नेक्सस और स्ट्रांग हो सकता है. इसीलिए सरकारी एजेंसीज को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है इस बात को देखने के लिए कि टेररिस्ट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स जो हैं ये हमेशा दूर रहें, बिकॉज अगर ये पास आ जाते हैं और एक साथ नेक्सस की तरह काम करेंगे तो ये बिल्कुल बैड टू वर्स्ट कंडीशन बना सकता है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड इवन फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी. सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स ऑल्सो प्रोवाइड स्मगल्ड आर्म्स, एक्सप्लोजिव दिए जाते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स द्वारा, प्रोटेक्शन दी जाती है, पैसा तो दिया ही जाता है. And the terrorist organization also mobilize funds by providing couriers of illegal drugs and arms etc. for the various organized criminal groups. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप की तरह ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. एंड देयर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कैन बी सीन इन द एरियाज हैविंग इनइफेक्टिव गवर्नेंस. इसीलिए स्पेशली जो यूडीसीज हैं यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आतंकवादी ग्रुप्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स का देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है. बट आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट ऑल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज नॉट टेररिस्ट एक्ट्स एंड नॉट ऑल टेररिस्ट एक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. एक सेंटर पे ऐसा समय आता है जब टेररिस्ट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स आपस में एक साथ काम करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बट ये हमेशा नहीं रहते. सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, ना ही सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.